नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, राहुल गांधी का केंद्र की सरकार पर हमला, जासूसी करवा रही है सरकार। राहुल गांधी का कहना, मेरे फोन में पेगासस था। राहुल गांधी का कहना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोले राहुल गांधी। भारतीय लोकतंत्र पर बड़ा खतरा है, राहुल गांधी का कहना। लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, आपराधिक मामले दर्ज हैं मुझ पर, राहुल गांधी ने यह भी कहा। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। राहुल गांधी का यह कहना कि पेगासस था मेरे भी फोन में, मेरी भी जासूसी की गई है। That Indian democracy is a public good, okay? Because it is by far the biggest democracy. At least 50% of people who live in a democratic space live in India, and so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet, right? Can we do the next slide? So that's what I described: capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we. वही राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार। अब राहुल ने विदेश में देश का अपमान किया। पेगासस राहुल गांधी के दिमाग में। पीएम मोदी दुनिया भर में लोकप्रिय नेता है, अनुराग ठाकुर ने कहा। दुनिया में पीएम का सम्मान बढ़ा। राहुल इटली के पीएम को तो सुन लेते, राहुल दूसरी हार को स्वीकार नहीं कर पाए, ये कहना अनुराग ठाकुर का। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, राहुल इटली के पीएम को तो सुन लेते। के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। और ये जो कल के नतीजे तो अपने आप दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया। और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। तो सहयोगी रवि सर्राफ लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। रवि, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? देखिए, अनुराग ठाकुर ने पलटवार भी कर दिया, विदेश में जाकर जो बयान दिया राहुल गांधी ने। रवि, सागर, देखिए, याद होगा आपको, पिछले एक पूरा संसद का जो सत्र है वो पेगासस के नाम चलता है। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी हो और विपक्षी का यही मुद्दा राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में भी उठाया, फोन में भी है, और लोकतंत्र को साफ कर दिया कि भारत का जो लोकतंत्र है वो खतरे में, और सरकार को जासूसी करने वाली सरकार राहुल गांधी ने करार दिया है कैम्ब्रिज में। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीति होना बहुत लाजमी था। भारतीय जनता पार्टी अब जो है इस पूरे मामले पर राहुल गांधी के बयान पर हमलावर है, और ये बात पहले भी हुआ है जब भी राहुल गांधी विदेश गए हैं, और उन्होंने पिछले बार भी कैम्ब्रिज में जब कई सारे बात उठाए थे तो कहा गया था कि राहुल गांधी देश का अपमान करते हैं जब भी विदेशी धरती पर होते हैं, और तो देश का अपमान नहीं करते हैं। और राहुल गांधी कहा कि पेगासस उनके भी फोन में है, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत का जो लोकतंत्र है वो इस वक्त पूरी तरह से खतरे में है, और लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है भारत में। इस तरह की बातों का जिक्र राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में किया है। और अब
भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर हमलावर है और लगातार राहुल गांधी के बयान को लेकर हमला भी किया जा रहा है। और अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड निकल कर आता है। पर एक पूरा सत्र पेगासस के नाम चला गया था और जांच की बात की गई थी कि इस मामले पर जांच की मांग लगातार विपक्षी दलों ने किया था और ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होना चाहिए और लगातार हंगामा हमने देखा था संसद के सत्र के लेकिन दौरान। रवि, और क्या ये सही है? वैश्विक मंच पर जाकर राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, मीडिया कर्मियों को कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है, और तो और विपक्षी नेता अगर कोई मुद्दे की बात करते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, वहां पर क्या समाधान इस बातों का संभव है क्या, अगर वाकई में ऐसा है तो? अब बिल्कुल देखिए, लाजमी नहीं है, क्योंकि आप विदेश की अगर धरती पे हैं और जिस देश से आप आते हैं और उसकी अगर आलोचना करते हैं और उसके देश के बारे में कटाक्ष करते हैं तो ये कहीं से भी सही नहीं है। और इस बात का जिक्र कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की तरफ से लगातार 2014 के बाद आपको ध्यान होगा सागर, आपने देखा होगा 2014 लगातार विपक्षी दलों की तरफ से एक बात का बार बार जिक्र किया जाता है कि लोकतंत्र देश में खतरे में है। संस्थानों के ऊपर जो है लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। संस्थान जो है भारत सरकार के जो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह गए हैं, वो सरकार के अधीन आ चुके हैं। सरकार जिस मर्जी जैसे मर्जी वो संस्थानों को चला रहे हैं, चाहे वो उसमें ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, तमाम संस्थान। चुनाव आयोग पर भी आपने देखा होगा कि कई बार सवाल उठ चुके हैं। तो इस तरह के सवाल तो देश में लगातार उठते रहे, पर आप जब भी विदेशी सरजमी पर हो और आप कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा हो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा हो जहाँ कई देश के छात्र होते हैं, स्कॉलर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, और उस आप तरह की बातें करते हैं तो देश की छवि को तो नुकसान पहुंचता ही। क्योंकि अगर आप देश में रह के और देश के बारे में बात कर रहे हैं और आपको आज़ादी भी है लोकतंत्र के बारे में बोलना, संस्थानों के बारे में बोलना, आलोचना करना, पर आप जब देश से कहीं बाहर जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे राजनेता हो या आम जनता हो, अगर आप अपने देश की आलोचना करते हैं तो उससे एक छवि तो धूमिल होती है और उस छवि को बनाने में एक बहुत लंबा टाइम लगता है। और आप इस तरह की बातें करते हैं और एक जिम्मेदार इंसान हैं और एक बड़े राजनेता हैं, विपक्ष के बड़े चेहरे हैं राहुल गांधी, और इस तरह का बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है लाजमी है लोकतंत्र और देश की छवि पर थोड़ा सा डेंट तो पहुंचता ही है। रवि, लौट कर आऊंगा, सहयोगी गौरव मिश्रा भी लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, सन 2022 में जब कैम्ब्रिज में गए थे राहुल गांधी, उस दौरान भी इसी तरह का बयान इन्होंने दिया था। उस समय भी राहुल गांधी ने यही कहा था कि भारत में संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों को काम नहीं किया जा रहा, संवैधानिक संस्थाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, संसद या फिर चुनाव आयोग, इन सबको रोका जा रहा है काम करने से। और इस बार भी कुछ वैसा ही। गौरव, सागर, देखिए, अगर हम राहुल गांधी के बयान की बात करें तो राहुल गांधी ही नहीं बल्कि इस वक्त विपक्ष में तमाम जो बड़े नेता हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, अगर हम ममता बनर्जी की ही बात कर ले, चाहे हम और भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात कर ले, तमाम जगहों से इस तरीके की जब मंच साझा होते हैं, विपक्ष का जब मंच सजाया जाता है तो इस तरीके की खबरें साफ तौर पर प्रसारित की जाती हैं कि विपक्ष की अगर हम बात करें, खास करके केंद्र सरकार अगर की बात करें तो वो काम नहीं करने दे रही है। जो तमाम एजेंसियां हैं, ईडी हैं, सीबीआई है, तमाम देश की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। देश में हिटलर शाही जैसा माहौल बना दिया गया है, किसी को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। और राहुल गांधी की इस बयान को अगर आप देखें, प्रेस और मीडिया की आज़ादी को लेकर के भी राहुल गांधी ने अपने बयान को कहा, लेकिन इन सब आरोपों के बीच अगर हम बात करें सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की, तो अनुराग ठाकुर ने एक कार्यक्रम के दौरान इस पूरे आरोपों को खारिज करते हुए राहुल गांधी के एक सवालों का जवाब दिया है। राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर ने याद दिलाया है कि ये राहुल गांधी जिस समय की बात कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा देना, अखबारों को ना छपने देना, स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बातों को ना कहने देना, शायद राहुल गांधी भूल रहे हैं कि इंदिरा गांधी के समय एक आपातकाल का जो दौर आया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी तब की जनसंघ ने ही उसका विरोध किया था और सड़कों पर उतरे थे, आंदोलन किया था, लोगों के लिए आवाज मुखर की थी। राहुल गांधी किस आजादी की बात कर रहे हैं? अनुराग ठाकुर ने ये उनको याद दिलाने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, राहुल गांधी के आरोप ये भी है कि देश के अंदर जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसमें भी सही फैसले नहीं लिए जा रहे हैं, उसको सही से सुचारू रूप से चलाया नहीं जा रहा। इस पर अगर अनुराग ठाकुर की बात करें तो अनुराग ठाकुर ने इस पर भी जवाब दिया कि देश के अंदर जो इस तरीके का दूसरे देश में जाकर के जो अपने देश की छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए। तमाम सवालों का जवाब अनुराग ठाकुर की तरफ से दिया गया और मीडिया स्वतंत्रता, मीडिया की आजादी और तमाम मसलों को लेकर के राहुल गांधी की इस
जो आरोप है उस पर अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में पूरी तरीके की आजादी है, देश के तमाम अखबार हों, टीवी चैनल हों, अपने तरीके से वो खबरों को प्रसारित करते हैं। तो तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं, खास करके राहुल गांधी की तरफ से जो बातें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के उस कार्यक्रम के दौरान की गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर अगर हम बात करें उसका पुरजोर विरोध, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर उन सभी आरोपों को नकार दिया है। सागर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका, रवि आपका पूरी जानकारी के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। इंदौर टेस्ट में भारतीय टीम की शर्मनाक हार। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। 4 टेस्ट की सीरीज में भारत अभी भी 2-1 से आगे। भारत की पहली पारी 109 रन तो दूसरी पारी 163, पहली पारी 197, दूसरी पारी 78 पर। एक बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, 9 विकेट से भारत की हार। छिहत्तर रनों का टारगेट और 76 मिनट में भारत हार गई। कितनी शर्मनाक हार, अंदाजा आप लगाइए। भारत को 9 विकेट से हराया ऑस्ट्रेलिया ने। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर रवीश जो कि जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे अब से कुछ ही देर में। करीब से एक एक बॉल को देखते हैं रवीश, देखिए और समझते हैं कि आखिर भारतीय टीम ने कहां पर गलती की। रवीश, क्या परखा अपने हिसाब से? देखिए, जो फर्स्ट इनिंग में इंडिया की परफॉर्मेंस थी, जो बैटिंग ऑर्डर का कोलैप्स हुआ, वो सबसे बड़ी वजह बनी कि भारत जो है इस टेस्ट मैच को हार गया और अब सीरीज 2-1 पर आ गई है। सीरीज शुरू होने से पहले और जब फर्स्ट टेस्ट शुरू हुआ था, सब यही कह रहे थे कि शायद 4-0 इन द फेवर ऑफ इंडिया, ऐसा होगा, शायद भारत 4-0 से इस पूरी सीरीज को जीतेगा, बट ये अब आ गई है 2-1 पर। तो फर्स्ट इनिंग में जो बैटिंग कोलैप्स हुआ, वहां से जो भारत था वो बैकफुट पर आ गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छी खासी लीड ले ली थी। फिर सेकंड इनिंग में भी भारत के बल्लेबाज उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जैसी उनसे उम्मीद की जाती है, जैसे उन्होंने फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस में दी थी। टर्निंग विकेट था, डेफिनेटली उस पर खेलना आसान नहीं था, लेकिन आपके पास ऑन बोर्ड इतने रन नहीं थे कि आप ऑस्ट्रेलिया को रोक पाते। तो 76 रन, मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैच तो आप कहिए 2 दिन में ही खत्म हो गया है, क्योंकि लंच तक भी मैच नहीं गया तीसरे दिन, और उससे पहले खत्म हो गया। लेकिन रवीश, अगर बात की जाए भारत के पास, देखिए मौका अच्छा था कि सीरीज कैसे अपने पाले में कर ली जाए, लेकिन अब आखिरी मैच अगर ऑस्ट्रेलिया अगर जीत गया तब तो 2-2 से बराबरी, फिर नहीं तो आगे इंतजार करना पड़ेगा और भारत को। देखिए, सीरीज अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात की जाए तो क्योंकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया था बैक टू बैक 2 बार, तो ट्रॉफी तो भारत के पास ही रहने वाली है। बट यस, ऑफ कोर्स, अगर भारत इस टेस्ट मैच को जीत जाता तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एक तो टिकट एंट्री उनको मिल जाती, उसमें भारत सेफ हो जाता कि अब भारत को कुछ और नहीं करना है अगर वो तीसरा टेस्ट मैच जीतते थे। अनफॉर्चुनेटली भारत वो हार गए। डेफिनेटली उम्मीद करेंगे कि अहमदाबाद में जो 4 टेस्ट मैच खेला जाएगा उसमें भारत की एक अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। बट सागर, यहां पे सबसे बड़ा सवाल है पिच को लेकर, जिसको लेकर तमाम जो पूर्व दिग्गज है वो सवाल उठा रहे हैं कि पहले दिन ही इतना ज्यादा टर्निंग विकेट दिया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज तो छोड़ दीजिए, भारत के बल्लेबाज, भारत ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की, लेकिन 109 रन पर कोलैप्स हो गए। और पहले ओवर से ही बॉल इतनी टर्न कर रही थी कि ऑस्ट्रेलिया को भी ये समझ में आ गया, 3-3 स्पिनर्स लेकर वो खेल रहे थे। फर्स्ट डे इतना ज्यादा टर्निंग विकेट मिला कि वहां पे बल्लेबाजों के लिए खेलना आसान नहीं था, और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि 2 दिन और आप कह सकते हैं कि 1 घंटा मैच जो है फिनिश हो गया। तो डेफिनेटली सवाल उठेंगे यहां पर पिच को लेकर भी कि इस तरीके का ओवर टर्निंग विकेट अगर दिया जाएगा तो बैटिंग ऑर्डर उसमें कोलैप्स हो गई। लेकिन रवीश, अब देखिए बैटिंग लाइनअप में सुधार अब करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए बहुत कम रन बने भारत की तरफ से भी। विराट कोहली, रोहित शर्मा, तमाम दिग्गज बल्लेबाज अगर फ्लॉप अगर रहेंगे तो फिर आगे तो कई मैच अभी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ओवरऑल सीरीज की अगर बात की जाए सागर, तो फर्स्ट मैच में रोहित शर्मा ने जरूर सेंचुरी मारी थी। सेकंड टेस्ट मैच में भी अगर हम बात करें लोअर ऑर्डर की, तो वहां पे जडेजा, अक्षर पटेल, बीच में सबकी परफॉर्मेंस है। यहां सिर्फ चेतेश्वर पुजारा एक ऐसे बल्लेबाज थे जो विकेट पे खड़े रह पाए। अदरवाइज जो बिल्कुल सीनियर, जो आप कह रहे हैं जो सीनियर खिलाड़ी थे, रोहित शर्मा थे, विराट कोहली थे, कोई भी कह सकता है कि अपने नाम के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। बल्कि भारत का बैटिंग ऑर्डर तो ऐसा लगा कि सारे खिलाड़ी एग्रेसिव शॉट खेलने के लिए गए। शुभमन गिल को इस टेस्ट मैच में इंक्लूड किया गया था इन प्लेस ऑफ केएल राहुल। उनका आउट होने का आप तरीका देखिए, वो क्रीज से बाहर निकले और बॉल जो स्टंप पर उनकी लग गई। श्रेयस अय्यर की भी हम बात करें, वो भी कुछ इसी तरीके से आउट हुए। तो भारत शायद एक स्ट्रेटेजी लेकर यहां पर आया था सेकंड इनिंग में कि अगर बॉल इतना ज्यादा टर्न हो रहा है तो हम एग्रेसिव अगर अप्रोच अपनाएंगे तो शायद हमें फायदा हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। चलिए, शुक्रिया रवीश पूरी जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर, केरल के राज्यपाल का बड़ा बयान, कश्मीरी पंडितों पर बोले आरिफ मोहम्मद खान। कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। कश्मीरी पंडितों को सताने वालों पर बरपेगा कहर। किसी पर जुल्म के खिलाफ हथियार उठाना गलत नहीं है। कुरान कभी भी नहीं देता कत्लेआम की सलाह। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बरेली में एक कार्यक्रम के दौरान
ये कहा कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को उनका घर छोड़ने पर मजबूर किया गया, उन्हें मजबूर करने वालों को अल्लाह सजा देगा। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि अल्लाह केवल एक जगह हथियार उठाने की इजाजत देता है जब किसी पर जुल्म हो रहा हो। कश्मीरी पंडितों पर बोलते हुए उन्होंने खुले मंच से कश्मीरी पंडितों का दर्द भी बयां किया। कहा कि जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ने पर मजबूर किया, क्या उन पर अल्लाह का कहर नहीं बरपेगा? जुल्म किया जाए, उनको जुल्म का जवाब देने के लिए लड़ाई लड़ने की इजाजत दी जाए, जवाब देने के लिए, जुल्म करने के लिए लड़ाई की इजाजत नहीं। ये कौन लोग हैं जिन पर जुल्म की डेफिनेशन क्या है? आप कह दो कि इस आदमी ने मुझे देख के हंसा, ये जुल्म नहीं है कुरान के नजदीक। इसने मेरा मजाक उड़ाया, ये जुल्म नहीं। अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम, जिनको उनके घरों, उनके अकीदे की वजह से उनको उनके घरों से निकलने पे मजबूर किया गया। मैं आपसे कहता हूं, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जरा गौर करिएगा। कश्मीर में एक मखसूस तबके को उनके दीन की वजह से रात की तारीकी में घरों पर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया कश्मीरी पंडितों को। वहां अल्लाह का अजाब नाजिल होगा कि नहीं होगा? एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, बीजेपी, कांग्रेस और माकपा सब साथ हैं। ममता का ये कहना, सब सांप्रदायिक कार्ड खेल रहे हैं। टीएमसी इन दिनों, अगर हम बात करें टीएमसी का ये कहना कि इन तीनों ताकतों से अकेले ही हम लड़ सकते हैं। हमने 2021 में भी ऐसा किया था। टीएमसी 2024 में लोगों के साथ गठबंधन करेगी, हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाएंगे, हम लोगों के समर्थन से अकेले लड़ेंगे। तो 2021 की जीत पर इन्होंने कहा कि हमने अकेले बेहतर किया था, 2024 में भी करके दिखाएंगे। एक और बड़ी खबर, सुकेश चंद्रशेखर ने एक और चिट्ठी लिखी। सुकेश ने सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाया। सुकेश ने सीएम केजरीवाल को सबसे बड़ा घोटालेबाज भी बताया। टैबलेट खरीद में कमीशन से कमाए 1000 करोड़, स्कूली बच्चों की स्टेशनरी की खरीद में भी घोटाला। सीएम पर गंभीर आरोप, सुकेश चंद्रशेखर। टैबलेट खरीद में कमीशन से कमाए हजारों करोड़, ये कहना सुकेश चंद्रशेखर का। स्कूली बच्चों की स्टेशनरी की खरीद में भी घोटाला किया गया, ये भी कहा सुकेश ने। वहीं एक और बड़ी खबर, बेंगलुरु में बीजेपी एमएलए के ठिकानों से करोड़ों रुपए जब्त किए गए। लोकायुक्त की छापेमारी में करीब 8 करोड़ का कैश मिला है। बीजेपी विधायक के घर से 6 करोड़ कैश बरामद किए गए। दफ्तर से 1.7 करोड़ कैश बरामद किए गए। विधायक से पूछताछ की तैयारी में लोकायुक्त का कहना, लोकायुक्त की छापेमारी में करीब 8 करोड़ कैश मिले हैं। देखिए, कैश गिनने के लिए बाकायदा वहां पर कई लोग खड़े हैं। 8 करोड़ के कैश जो बरामद किए गए, करीब 8 करोड़ रुपए के कैश। देखिए, छापेमारी के दौरान बीजेपी एमएलए के ठिकानों से करोड़ों रुपए जब्त किए गए। लोकायुक्त की यह छापेमारी, 8 करोड़ करीब कैश यहां पर बरामद। अभी आगे फिलहाल जांच अभी जारी की, आखिर ये पैसे कहां से आए, कैसे आए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी ट्वीट किया, गेम अब डायरेक्ट है। संजय सिंह का कहना, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। जो लड़ेगा वो जीतेगा या हारेगा, जो नहीं लड़ेगा वो कायर कहलाएगा। आज बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट किया है, जो नहीं लड़ेगा वो कायर कहलाएगा। आज बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, ये कहना संजय सिंह का। वहीं उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर, प्रयागराज में आज भी बुलडोजर एक्शन संभव है। आज भी गरजेगा पीडीए का बुलडोजर, गुड्डो मुस्लिम पर होगा एक्शन। सूत्र बता रहे हैं, गुड्डो मुस्लिम के अवैध निर्माण पर एक्शन संभव।
बड़ी खबर, अवैध निर्माण पर एक्शन आज के दिन भी हो सकता है, सूत्रीय बता रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार इस तरह की तस्वीरें आप देख रहे होंगे यूपी के प्रयागराज में, जो बुलडोजर कार्रवाई जारी है फिलहाल। वहीं एक और बड़ी खबर, बुलडोजर की कार्रवाई पर भड़के सपा सांसद बर्क, ये एक्शन नहीं जुल्म है। बर्क का ये कहना, मुसलमानों के साथ हो रहा है जुल्म। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की सीएम योगी को चेतावनी, सरकार गई तो आप भी आओगे बुलडोजर की जद में। शफीकुर रहमान बर्क विवादित बयानों की लिस्ट में जो नेता रहते हैं उनमें टॉप पर ही रहते हैं हमेशा। कई बार इस तरह के बयानों से सुर्खियों में रहे, लेकिन इस बार इन्होंने सीएम योगी को निशाने पर ले लिया कि सरकार गई तो आप भी आएंगे जद में, और वो होगा बुलडोजर। ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है, और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निज़ाम ठीक कीजिए। कानून मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, तो कानून के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा? डेमोक्रेसी है इस जगह, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है इस जगह, लेकिन इसके बावजूद बुलडोज़र का व्हाट डज इट मीन? बुलडोज़र, बुलडोज़र से क्या मतलब है? क्या बुलडोज़र से सारी दुनिया को मिटा दोगे तुम? हैं? अबे एक दिन तुम भी अगर इस ओहदे पर न रहे तो तुम भी उसी सफ में आ जाओगे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।